गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण का किताब पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका जो पहला पाठ है उस पाठ का नाम है भाषा, लिपि तथा व्याकरण। अब आइए हम सबसे पहले भाषा को पहचानते हैं कि भाषा क्या है, फिर लिपि और उसके बाद से व्याकरण को समझेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले है भाषा। तो चलिए हम भाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि किसे कहते हैं। समाज की रचना अनेक लोगों से मिलकर हुई है। इसमें रहने वाले हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए वह नित्य प्रति अपने विचारों तथा भावों को एक दूसरे के साथ बांटता रहता है। अपने विचारों तथा भावों के आदान प्रदान के लिए वह जिस माध्यम को अपनाता है वह भाषा है। अर्थात जिस प्रकार हम समाज में रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, तो इसमें रहने वाला हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए वह नित्य प्रति अपने विचारों को या भावों को एक दूसरे से बांटते रहते हैं और अपने विचारों तथा भावों को आदान प्रदान करने के लिए वह जिस माध्यम को अपनाते हैं वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब आगे आइए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विचारों एवं भावों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त किए गए साधन को भाषा कहते हैं। तो जिस प्रकार से लिखा है कि हम अपने विचारों को या किसी के भी विचारों को एवं भावों को एक दूसरे से जब साझा करते हैं और जिस माध्यम से साझा करते हैं वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब आइए आगे। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब चलिए हम इन दोनों के बारे में आगे पढ़ते हैं। पहले हम मौखिक भाषा को पढ़ते हैं। जब हम अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाते हैं तथा उनके द्वारा कही गई बातों को सुनकर समझते हैं, तो हम भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कर रहे होते हैं। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। भाषा का यह रूप अस्थायी नहीं माना जाता है, क्योंकि मुँह से बोली गई बात का कोई प्रमाण नहीं होता और वह तत्कालिक होता है। अर्थात जब हम किसी दूसरे से या फिर दूसरे हमसे जब हम मुख से बोलकर किसी को समझाते हैं या सुनकर समझते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि हम एक मौखिक रूप का प्रयोग कर रहे होते हैं और यह एक प्राचीनतम रूप है। भाषा का अस्थायी रूप नहीं माना जाता है, क्योंकि यह मुख से बोली गई है और बोली जाती भी है, इसका प्रमाण नहीं होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मौखिक भाषा के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। पहला है भाषण, आपसी बातचीत, वाद विवाद, रेडियो या टीवी पर सुनने जाने वाले समाचार, काव्य पाठ आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई नेताजी मंच पे खड़े होकर भाषण देते हैं या फिर कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं या वाद विवाद करते हैं या फिर जैसे हम रेडियो पे या टेलीविज़न पे या मोबाइलों के द्वारा हम सुनकर और समझने की कोशिश करते हैं, तो वैसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। चलिए अब लिखित भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम अपनी बात दूसरों को लिख कर समझाते हैं तथा दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं, तो हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर रहे होते हैं। भाषा का यह रूप अस्थायी माना जाता है, क्योंकि लिखे हुए विचारों को बहुत लंबे समय तक संभाल कर रखा जा सकता है। अर्थात जब भी हम कोई बात किसी को लिखकर समझाते हैं और दूसरे वह पढ़कर समझ जाते हैं, तो इसे हम लिखित भाषा कहते हैं और लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। भाषा का यह रूप अस्थायी माना जाता है, क्योंकि इसे बहुत दिनों तक या बहुत लंबे समय तक इसे संभाल कर रखा जा सकता है। अब आगे आइए। लिखित भाषा के कुछ उदाहरण, जैसे कि लिखा है पुस्तकें,
पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है, कभी कभी संकेतों द्वारा भी हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे किसी को चुप रहने का संकेत करना, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा आवागमन का संकेत करना, संकेत द्वारा किसी को आने के लिए कहना आदि। अर्थात जैसे कि यहाँ पे दिया है कि किसी को चुप कराने के लिए संकेत करना, तो हम अपने मुंह पर उंगली रखकर उसे इशारा करते हैं। और ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी आवागमन को रोकने और आगे बढ़ने के लिए संकेत करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यद्यपि मूक बधिरों के लिए सांकेतिक भाषा ही प्रयोग होती है, किंतु व्याकरण में इस रूप को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि सांकेतिक भाषाएं भी होती हैं, परंतु व्याकरण के दृष्टिकोण से इस रूप को मान्यता नहीं दी जाती है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, विभिन्न भाषाएं। अब पहले समझने की कोशिश करिए। अलग अलग भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि लिखा है, विश्व के अलग अलग देशों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। यह सही बात है कि प्रत्येक देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि लिखा है, इंग्लैंड में अंग्रेजी, रूस में रूसी, ईरान में फारसी आदि। भारत के विभिन्न राज्यों में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए भारतीय संविधान में इस 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसमें 22 ऐसे भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त हुई हैं। जैसे कि वे भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, संथाली तथा बोडो। ये 22 भाषाएं हमारे देश में भिन्न भिन्न राज्यों में बोली जाती हैं। अब चलिए बोली किसे कहते हैं उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसका रूप थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलता रहता है। इसका प्रयोग केवल बोलने के लिए किया जाता है, लेखन कार्य में नहीं। सैन्य जब किसी बोली का प्रयोग साहित्य लेखन में होने लगता है तो वह उपभाषा का रूप ले लेता है, जैसे कि अवधी, मैथिली आदि। अर्थात हमारे क्षेत्र में या थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो राज्य हैं उनमें भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि यह भाषा प्रारंभिक अवस्था होती है, परंतु धीरे धीरे यह बोली का प्रयोग साहित्य लेखन में होने लगता है। तब वह भाषा उपभाषा का रूप ले लेता है, जैसे कि अवधी, मैथिली इत्यादि। अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है लिपि। अब आइए लिपि किसे कहते हैं उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्हों को निर्धारित किया गया है। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। अर्थात जो भी हमारे मुख से जो भी शब्द या वर्ण या अक्षर निकलता है और उनको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे कि लिखा है, मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों वाली व्यवस्था लिपि कहलाती है। अर्थात जैसे कि मैंने कहा, मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं और उन निश्चित चिन्हों वाली व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अब चलिए आगे। वैसे तो प्रत्येक भाषा की लिपि अलग होती है, किंतु कुछ भाषाएं ऐसी भी
जिनकी लिपियां समान होती हैं, जैसे कि हिंदी, मराठी और नेपाली की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन की लिपि रोमन है। अब आइए नीचे लिखा है कुछ प्रमुख भाषाएं की लिपियां निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाषा के नीचे लिखा है हिंदी और अंग्रेजी, फिर उर्दू, फिर पंजाबी, और लिपि में देवनागरी, रोमन, फारसी और गुरुमुखी। अब समझने का प्रयास करिए। जिस प्रकार से लिखा है भाषा में हिंदी, लिपि में देवनागरी और रूप में क ख ग, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा है और लिपि रोमन है और उसका रूप ABC है। इसी प्रकार भाषा उर्दू का भी दिया है और पंजाबी का भी दिया गया है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है और अंतिम है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, अब इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं जिनका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा प्राप्त होता है। व्याकरण के इन नियमों द्वारा हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग की जानकारी मिलती है। अर्थात अगर हमें व्याकरण की जानकारी नहीं है तो हम कभी भी शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना नहीं सीख पाएंगे। आगे है इस प्रकार से व्याकरण वह शास्त्र है जिसे पढ़कर भाषा को शुद्ध रूप से बोलते, लिखते तथा पढ़ने का ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण वह माध्यम है जिसके कारण हम शुद्ध शुद्ध लिखने का और शुद्ध शुद्ध पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हम व्याकरण के माध्यम से ही हम शुद्ध शुद्ध पढ़ने का और शुद्ध शुद्ध लिखने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। व्याकरण के अंतर्गत वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। अर्थात व्याकरण में ही हम शुद्ध शुद्ध वर्णों का, शुद्ध शुद्ध शब्दों का और शुद्ध शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करना सीख पाते हैं। आगे व्याकरण के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्ण विचार पे। वर्ण विचार किसे कहते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण विचारों में वर्णों की सही ध्वनि व लिपि संकेतों पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत वर्ण, भेद, अक्षर उच्चारण, मात्रा आदि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जैसे कि लिखा है, और वर्ण विचार में वर्णों की सही ध्वनि और लिपियां और संकेतों पूर्ण रूप से शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। इसके अंतर्गत वर्ण भेद, अक्षर और उच्चारण की मात्राएं भी हम सीख पाते हैं। चलिए अब दूसरे पे शब्द विचार। शब्द अक्षर के संयोग से बनते हैं। इस विभाग के अंतर्गत शब्दों के प्रकार, रूप, बनावट आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे शब्द निर्माण, शब्द परिवर्तन आदि का भी ज्ञान होता है। अर्थात जो भी शब्द है वो अक्षरों के संयोग से ही बनते हैं। इसके विभाग के अंतर्गत बहुत सारे रूप, बनावट आदि नियमों का प्रयोग भी किया जाता है और इसके अंतर्गत शब्द निर्माण किया जाता है, शब्द में परिवर्तन भी किया जाता है इत्यादि का ज्ञान भी हम इसी के माध्यम से लेते हैं। आखिरी और तीसरा है वाक्य विचार। इस विभाग के अंतर्गत वाक्य निर्माण, वाक्य भेद, विराम चिन्हों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि वाक्य हम किस प्रकार से बनाएं और उसमें कौन सी भेद होती हैं और कहाँ कहाँ पे विराम चिन्हों का हम प्रयोग करें, इसके ज्ञान हम वाक्य विचार में लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को यह समझ में आया होगा।